हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 5 की ईवीएस हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने आपको अलग अलग वीडियो बना करके बताए थे। अभी हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे चैप्टर एक साथ इंक्लूड करके आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं आपको वही बातें सिर्फ पढ़ाऊँगा जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पढ़नी पड़ेंगी लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो बातें आपको पता है या स्टोरी टाइप में है उनमें से कौन सी बातें सीखने लायक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम एक ही वीडियो में 3 से लेकर के 4 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है चखने से पचने तक। तो चखने से आपको मालूम चल रहा होगा, इसमें बात की जा रही है स्वाद की। तो स्वाद आपको मालूम है या मैं बता देता हूँ। स्वाद हम किससे मालूम करते हैं? अपनी जीभ से, कि जीभ से हम टच करने के बाद ही मालूम होता है कोई चीज़ मीठी है या नमकीन है। तो इस चैप्टर में यही बताने की या समझाने की कोशिश की गई है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सूंघ करके भी बता सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को हम सूंघने के बाद टेस्ट करते हैं तभी बता सकते हैं। कभी कभी आंख बंद करके अगर आपके सामने कोई चीज़ लाई जाए तो आप उस डिश के बारे में नहीं बता पाएंगे कि यह डिश कौन सी है, लेकिन आप चखेंगे तो आप स्वाद के अनुसार बता सकते हैं कि वो कौन सी डिश है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये, आप एक स्टोरी पढ़िए। इसमें दिया हुआ है कि 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है और इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती है और कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है वो उड़ीसा के कालाहांडी जगह की है। कालाहांडी जगह का नाम यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि कालाहांडी जो कि सबसे अधिक चावल वहाँ पर पैदा किया जाता है, उड़ीसा का कालाहांडी जिला है, सबसे अधिक चावल पैदा करने के लिए मशहूर है। तो आपको याद रखना होगा कालाहांडी जिला किस लिए फेमस है। उड़ीसा का कालाहांडी जिला सर्वाधिक चावल पैदा किए जाने के लिए मशहूर है। तो चैप्टर नंबर 3 में 1 या 2 बातें ही इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बताई उड़ीसा के कालाहांडी के बारे में। अभी देखेंगे चैप्टर नंबर 4, खाएं आम 12 महीने। तो इस चैप्टर में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं बताता हूँ उनको ही नोट करिए और उसी के अनुसार पढ़ाई कीजिए। इस चैप्टर में एक स्टोरी है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांड्रा। मामिडी तांड्रा क्या होता है? जैसे हम आम पापड़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में सबसे मुख्य बात है वो है आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गाँव में रहते थे चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रखिए कि जो आत्रेयपुरम गांव है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी इसमें पूरी की पूरी स्टोरी बताई गई है कि आम पापड़ को उन्होंने कैसे बनाया। इस स्टोरी को आप जब एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ भी सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 के बाद है चैप्टर नंबर 5। 3 और 4 में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी। चैप्टर नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीज बीज बीज। तो यहाँ पर बीजों के बारे में आपको बताया जाएगा कि बीज के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि आप अभी तक जानते नहीं होंगे। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिकारी पौधे। शिकारी पौधों में आप एक पौधे का फोटो देखिए। ये जो पौधा है, जैसे कि यहाँ पर ये जगह है, अंदर ऊपर एक ढक्कन टाइप में है। तो इस पौधे का नाम क्या है? इस पौधे का नाम है निपेंथिस। यानी कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। निपेंथिस कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिए, ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, और यह पौधा उनका शिकार बड़ी ही चतुराई से कर लेता है। ये जो कीड़े हैं वो घड़े की तरफ या इस पौधे की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि इस घड़े से एक अजीब तरीके की खुशबू निकलती है जो कि कीड़ों मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आपको याद रखना है इसमें, इस पौधे का नाम है निपेंथिस। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में। बीजों के बारे में जो एक बात कही जाती है कि इस पेड़ का बीज या इस पौधे का बीज हो सकता है कि बहुत दूर तक पहुंच जाए। कैसे पहुंच जाता है? जैसे कि हवा चलती है तो बीज उड़ के पहुंच जाता है, या फिर कोई चिड़िया उस बीज को उठा करके ले जाती है। तो इस तरीके के बीज घुमक्कड़ बीज भी कहे जाते हैं। इन्हीं बीजों से जुड़ी हुई एक घटना है वेल्क्रो।
वेलक्रो कैसे बना? वेलक्रो क्या होता है, जैसे कि हम सैंडल पहनते हैं, बैक स्ट्रैप्स पहनते हैं, तो जब ये बैक स्ट्रैप्स का एक जो किनारा है इस किनारे से जब चिपकता है, या फिर हमारे बहुत सारे जैकेट या कुछ भी पहनेंगे या कैप पहनते तो पीछे के एरिया में जो चिपकने वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं वेलक्रो। वेलक्रो कैसे बना? तो घटना 1948 की है। एक जॉर्ज मेस्ट्रल थे, वो अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपक गए हैं। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा कि बीज छोटे छोटे उनमें कांटे जैसे हैं, उनसे वो चिपके हुए हैं। तो उस वजह से उनको आइडिया आया क्यों ना छोटे छोटे रेसे से बनाए जाएं जो कि एक दूसरे से चिपक जाएं। तो मेस्ट्रल का ये आइडिया होने की वजह से ही वेलक्रो बना। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि वेलक्रो कैसे बना, तो आप बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। और वेलक्रो जो कि दोनों सतह से चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ करती है। यह कहाँ पर मिलती है? अपने बस्ते में, कपड़े, जूते, पट्टे, इन पर लगाई जाती है। कुछ पौधे होते हैं जो स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे कि सोयाबीन की फलियाँ पक करके सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज़ आपने सुनी भी होगी। तो यानी कि कुछ पौधे होते हैं जो कि अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। अभी जैसे कि अगर देखा जाए कि भारत में जो फसलें होती हैं, क्या वो शुरुआत से भारत में ही होती हैं या वो कहीं और से आकर के शुरू हुई थी? तो उसमें बहुत सारी फसलों के नाम हैं जो कि दूसरे देशों से आई है, जैसे कि मिर्ची। तो मिर्ची कहाँ से आई थी? मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे और अब ये सारे भारत में उगाई जाती है। इसी तरीके की और भी कुछ सब्जियां हैं। कुछ सब्जियों में आप देख सकते हैं जैसे कि भिंडी है जो अफ्रीका से आई थी, सोयाबीन चीन से, गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। जो कि इसमें एक कविता के माध्यम से बताया है कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है और भारत की सब्जियां पहले से कौन सी हैं, जैसे कि बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी हैं देसी, यानी कि ये पहले से ही भारत में हो रही थी। तो आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए जैसे कि मिर्ची है, भिंडी है, सोयाबीन है, गोभी, मटर, चाय, ये सभी विदेश से यानी कि बाहर से सब्जियां आई हैं। अभी देखेंगे चैप्टर नंबर 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है। 650 साल पुराना एक घड़ सीसर, सर यानी कि तालाब। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर के ये तालाब बनवाया था, घड़सी सर। तो इस तालाब की कुछ खासियत थी। यहाँ पर 9 तालाब एक साथ बनाए गए थे और इनको आपस में जोड़ा गया था। मीलों तक फैले इस घड़ सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह से बनाया था कि जब वह पानी से भर जाता था तो बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था, और जब वह लबालब भर जाए तो तीसरे पानी में। इस तरह से क्या था कि बारिश के पानी का वो संग्रहण कर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में उस पूरे के पूरे एरिया में मकान बन गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी अब इकट्ठा नहीं होता है, इधर उधर बेकार बह जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि घड़सी सर, जो घड़सी थे राजा, उन्होंने बनवाया था। सर मीन्स तालाब बनवाया था, जैसलमेर में था। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है अल बिरूनी। अल बिरूनी कौन थे? उज्बेकिस्तान से एक यात्री जो भारत आए थे, उनके बारे में बात है। अल बिरूनी ने भी भारत में बनने वाले तालाबों के बारे में अपनी पुस्तकों में बहुत सारा लिखा था। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि अल बिरूनी की किताब इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र, ये सब भी हमें इतिहास पढ़ाने में मदद करते हैं। उज्बेकिस्तान कहाँ पर है नक्शे में, दुनिया के नक्शे में? आप खोजेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उज्बेकिस्तान, जो कि अल बिरूनी का देश है, वहीं से अल बिरूनी आए थे। इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका क्वेश्चन पहले यानी कि 1-2 साल पहले ही CTET में पूछा जा चुका है। जैसे कि पानी की कमी के बारे में जब बात आती है तो खास करके राजस्थान के बारे में ज़रूर बात आती है। तो पानी की कमी के बारे में आज कई संस्थाएं हैं जो पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं, नए तालाब भी बनाते हैं। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की, इसमें बताया गया है। तो तरुण भारत संघ के बारे में एक क्वेश्चन आया था, कुछ ही समय पहले आया था कि तरुण भारत संघ किस चीज़ से जुड़ी हुई संस्था है। तो आपको याद होगा, आप यहाँ पे आप बता सकते हैं कि पानी यानी कि जल संग्रहण से जुड़ी हुई एक संस्था है। तो यहाँ पर एक कहानी है कि यह है दड़की माई, राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गाँव में रहती हैं। इस गाँव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था।
कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। तो यहाँ से आपको तरुण भारत संघ के बारे में जानकारी हो गई होगी। अगर क्वेश्चन आता है फिर से तो आप बताएंगे कि जल संग्रहण से जुड़ी हुई एक संस्था है तरुण भारत संघ। तो टोटल चैप्टर नंबर 3 से लेकर के 6 तक की बात हमने इस वीडियो में की। अगले वीडियो में हम फिर से 3 या 4 चैप्टर को कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने आपको इसमें सिर्फ वही बातें बताई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। बाकी चैप्टर को आप जब आपका फ्री टाइम हो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इन टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताए हैं ज़रूर कवर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।